दुनिया में कुछ ऐसी शख्सियत होती है जिसे आप पसंद कर सकते हैं, जिसे आप नापसंद भी कर सकते हैं, पर आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसी शख्सियत है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यही कारण है कि कुछ को उनमें डिक्टेटर दिखता है, तो कुछ को अखंड भारत का सपना पूरा करने वाला जननायक, तो कुछ को भारत माँ का लाल, तो कुछ को हिंदुत्व का भगवाधारी नेता। लेकिन इन सभी लोग जो इनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, उन सबको जो एक कॉमन चीज़ नरेंद्र मोदी में दिखती है वो है स्ट्रॉन्ग लीडर की पर्सनालिटी। इसलिए सभी मानते हैं कि उनकी ये जो क्षमता है वो भारत के डिफरेंट डायरेक्शन दे सकती है, भारत के प्रेजेंट और फ्यूचर के बेस पर। यही नहीं, जब रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ तो पूरा विश्व मोदी की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी कि क्या मोदी मैजिक इस युद्ध विकराल होने से पहले रोक सकती है। क्या ये हिंदूवादी पॉलिटिक्स का नतीजा है? लोगों का तो यही कहना है कि मोदी हिंदूवादी पॉलिटिक्स करते हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं कि वो जो राजनीति है वो हिंदूवाद को बढ़ा रहे हैं, पर इसके जवाब में मोदी ने कहा, मैं ना हिंदूवादी पॉलिटिक्स करता हूँ, ना मैं किसी और धर्म की पॉलिटिक्स करता हूँ, बल्कि मैं जो पॉलिटिक्स करता हूँ वो 140 करोड़ देशवासियों के समावेशी विकास को लेकर करता हूँ। और उन्होंने अपने काम से ये दिखा भी दिया, सबका साथ सबका विकास योजना के साथ ही नॉन ट्रिपल तलाक को रिजॉल्व करके उन्होंने बता दिया कि वो हिंदूवादी पॉलिटिक्स को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि वो देश की जनता के विकास को बढ़ावा देते हैं। तो फिर नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो भारत के साथ विश्व भी उनसे अनगिनत उम्मीदें लगा बैठता है। नरेंद्र मोदी से पहले भी भारत में 13 जनपदीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी और उनके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है, एक बहुत बड़ा डिफरेंट है। प्रॉब्लम देश की हो, विदेश की हो, और या विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों की है। लोगों को लगता है मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी ग्लोबल लेवल पर भी मोदी की जो रैंकिंग है वो 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सीट्स पर है। वहीं भारत अब ऐसा कोई शायद ही बचा हो जो मोदी की लहर में या मोदी के जो डिसीज़न है या उनके जो रिस्क टेकर की जो एक छवि है उसमें कोई प्रभावित ना हुआ हो। अब रही बात एंटी मोदी की, तो उनका क्या ही किया जा सकता है। तो आज हम ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का वो बिलीव है जिन्हें लगता है मोदी हैं तो मुमकिन है। भारत के पहले पीएम हैं जिनके कुर्ते में जेब नहीं है। जब आपकी अदालत में उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपके पास क्या है, तो उन्होंने बताया कि जब मैं राष्ट्रीय राजनीति में आ रहा था तब मैंने एक प्लाट खरीदा था और उस पर अभी तक मकान नहीं बना है और बनेगा भी नहीं, ये मुझे पता नहीं है। वहीं नरेंद्र मोदी ने खुद को हमेशा डिसीजन मेकर और रिस्क टेकर कहा है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जो मोदी हैं वो सत्ता लोभी हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जिसने देश को कई आयाम दिए। कुछ लोगों का मानना है कि देश को आर्थिक विकास दिया, सामाजिक विकास दिया, ताकि वहीं राजनीति का भी एक नया ट्रेंड लेकर आए। इनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास जानने से पहले इनकी लाइफ स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर गांव के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में एक पुअर फैमिली में इनका जन्म हुआ। उनकी फैमिली को पता नहीं था कि ये आगे जाके पीएम बन जाएंगे। उनकी माँ का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। नरेंद्र अपने भाई बहनों में 6 भाई बहन थे और नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पे आते थे। वे बताते हैं कि बचपन में उनकी एक चाय की शॉप थी। उनके पिताजी चाय का स्टॉल चलाया करते थे वडनगर स्टेशन पर, तो मोदी अपने पिता की हेल्प करने के लिए ट्रेन में जाकर चाय बेचा करते थे और वो लोगों से बड़ा घुलते मिलते रहते थे, बात करते रहते थे, चीज़ों को समझते थे। वहीं उनकी माँ दूसरों को घरों में जाकर काम किया करती थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी माँ को भी काफ़ी काम करना पड़ता था। उन्होंने बचपन में ही सारी पढ़ाई अपने गांव से शुरू कर दी थी। वो कहते हैं कि मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मैं बस एक एवरेज स्टूडेंट ही था, पर मुझे थिएटर और स्पोर्ट्स करना बड़ा पसंद था। भले ही नरेंद्र मोदी की जेब खाली रही हो, पर उनका दिल और दिमाग संस्कारों और हिम्मत से भरा रहा है। गुजरात में ही गांव में एक बार मेला लगता है और नरेंद्र मोदी मेले में जाते हैं। उसी वक्त बाढ़ आई हुई होती है गुजरात में। मोदी को पता होता है कि बाढ़ में सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतने से छोटे बच्चे को इतना सेंसिटिव होना एक बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने अपने दोस्तों से मिल करके कुछ पैसे इकट्ठा किए
और अपने घर से बर्तन लेके आए, स्टोव लेके आए और मेले में बैठकर चाय बनाने लगे। उनके दोस्त जाकर चाय बेचना स्टार्ट कर दिए। उससे उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए और वो पैसे जा कर के अपने चाचा के हाथ में दे दिए और कहें कि ये पैसे आप जो है बाढ़ पीड़ितों को दे देना। इनके जीवन की एक और कहानी है जो बहुत रोचक है, जो खुद नरेंद्र मोदी ने बताया था कि एक बार वो अपने दोस्तों के साथ झील खेलने की तरफ जाते हैं और वहाँ से मगरमच्छ का बच्चा घर उठा लाते हैं। फिर उनकी माँ ने जब समझाया तो उस बच्चे को वापस वो झील में डाला है। वहीं नरेंद्र मोदी के जो विचार थे वो स्वामी विवेकानंद की तरफ बढ़ रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे उनसे, उनके विचारों से, और वो इतिहास पढ़ने में काफ़ी रुचि रखते थे। इसलिए उन्होंने पुराने न्यूज़पेपर को लाइब्रेरी से ला करके रात में बैठकर पढ़ा करते थे घर पर। वहीं वो 8 साल के थे तो उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया, जहां उन्होंने अपने गुरु रामचंद्र कांत देव से प्रभावित होकर मात्र 8 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन कर लिया। और तभी के समय में वडनगर में एक आरएसएस कैंप लगा हुआ था, जहां लक्ष्मण राव ईमानदार, जिन्हें वकील साहब कहा जाता था, वे आरएसएस को संबोधित करने आए थे। उनके शब्दों से मोदी देश प्रेम की भावना से विचलित हो उठे। वहीं 1962 में भारत चीन वॉर हुआ, जिसमें भारत की हार हो गई, जिसने नरेंद्र मोदी को झकझोर कर रख दिया। अब वो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने तब सपना देखा कि वो जो है सेना में शामिल होंगे, और उन्होंने ये सारी बातें अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी बताई। लेकिन पैसे की कमी के कारण आर्मी स्कूल में नरेंद्र मोदी का दाखिला नहीं हो पाया। तब उन्होंने सोचा कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूँगा, और वो एनसीसी की लिए गए। लेकिन कद काठी की वजह से उन्हें वहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, और फिर जो उनका कमिटमेंट था देश प्रेम के प्रति, वो वहाँ के ऑफिसर ने देखा और उनका फिज़िकल टेस्ट लिया गया। तो उन्होंने सभी फिज़िकल टेस्ट में बाजी मार ली और उनका सिलेक्शन हो जाता है। लगभग 13 साल की उम्र में मोदी की माँ ने मोदी की शादी फिक्स कर दी, और 17 साल आते आते उनकी शादी हो गई। इस टाइम वे लगातार निस्वार्थ देश के जवानों की सेवा कर रहे थे। इंडो पाक वॉर के टाइम उनका सैनिक से काफ़ी लगाव बढ़ गया था। कहा जाता है कि वडनगर में जब कोई गाड़ी सैनिकों की जाती तो वो सभी के लिए चाय और खाना लेकर पहुंच जाया करते थे। उनसे वर्दी, बॉर्डर और बंदूकों के बारे में बड़े चाव से सवाल किया करते थे, पूछा करते थे। अब उनके मन में देश प्रेम को ऐसी ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी कि उन्होंने ठान लिया था कि वो देश सेवा के लिए कुछ तो करेंगे। पर उन्होंने पहले अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहा और लाइब्रेरी में घंटों बैठकर हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत करी। अब उनका जो मन था वो ऐसा था कि उन्हें खुद को और दुनिया को जानना था, और खुद को इन विचारों से मोदी रोक नहीं पाए। अपनी शादी के कुछ ही महीनों बाद 1967 में मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया। आगे जाकर उन्होंने अपना नाम अनिकेत रखा। अनिकेत का मतलब होता है जिसका कोई घर ना हो। नरेंद्र मोदी सीधे जा पहुँचे अपने गुरु स्वामी विवेकानंद के दीक्षा मठ। वहाँ पहुँचे, रामकृष्ण मिशन में उन्हें शामिल होना था। फिर उनको उसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि रामकृष्ण मिशन में शामिल होने के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी था, जो कि मोदी जी नहीं थे। फिर वो वहाँ से निकलने वाले थे, तभी वहाँ के जो गुरु थे उन्होंने रोका और उन्हें समझाया कि अभी तो मात्र 17 साल के हो और घर जाओ, घर वालों के साथ रहो, उनकी सेवा करो। तब मोदी जी ने जवाब दिया कि मैं भारत माँ की सेवा करना चाहता हूँ। रही बात मेरी माँ की, मेरे परिवार की, तो मेरा भरा पूरा परिवार है। इसके बाद उन्होंने 2 साल तक नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ट्रैवलिंग की। कोलकाता, अंबाला, केदारनाथ, दिल्ली और राजस्थान होते हुए वो फिर से गुजरात पहुँचे। 1969 में वडनगर में अपने घर पहुँचे। अब घर जब पहुँचे तो परिवार बहुत नाराज़ था और उनको लेकर चिंतित भी था। इन सारे इमोशन में नरेंद्र मोदी जी कमज़ोर होते उससे पहले उन्होंने हाथ जोड़ा और घर से निकल लिए। इस बार वे अहमदाबाद गए, अपने मामा के यहाँ चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। इस टाइम आरएसएस के रीजनल हेडक्वार्टर में नरेंद्र मोदी का आना जाना लगा रहता था। तभी उनकी जो मुलाकात हुई वो वकील साहब से हुई। यहाँ से उनकी आरएसएस की जो जर्नी थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब नरेंद्र मोदी जो है आरएसएस के लीडर बन चुके थे। वकील साहब ने अहमदाबाद पहुँचे और आरएसएस में
उनके हेडक्वार्टर में रहने की व्यवस्था करी। महज 18 साल की उम्र में मोदी ने आरएसएस ज्वाइन किया और उन्होंने आरएसएस में रहकर बड़ी प्रचार प्रसार की भूमिका निभाई और साथ ही में जनता के दुख दर्द को समझ रहे थे। तभी वकील साहब ने उन्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए कहा। मोदी जी खुद कहते हैं कि अपनी यूथ हमने वकील साहब के साथ बिताया है, उन्होंने मुझे डिसीजन मेकर बनाया है। ये आगे चलकर मोदी जी के सलाहकार भी रहे। 1975 में जब इमरजेंसी इंदिरा के टाइम पे लगाई गई तो आरएसएस को बैन कर दिया गया था। फिर भी मोदी ने अपने काम को जारी रखा और इमरजेंसी का विरोध करते रहे, जिससे नरेंद्र मोदी अब आरएसएस में एक नायक बन गए थे। 1978 में उन्हें आरएसएस का रीजनल ऑर्गेनाइज़र बना दिया गया। कुछ समय उन्होंने सूरत और वडोदरा में भी काम किया। अब उन्हें आरएसएस के दिल्ली ब्रांच भेजा गया। दिल्ली के बाद वे वापस वडोदरा और गुजरात में आए और वहाँ पर उन्होंने फिर से काम स्टार्ट किया। नरेंद्र मोदी गुजरात की पॉलिटिक्स से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ थे, तो उन्होंने जब वो गुजरात आए तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था संघर्ष माँ गुजरात। इस बुक्स में उन्होंने पॉलिटिकल और सोसाइटी की सारी चीज़ों को बाखूबी दर्शाया। उसके बाद उन्होंने कॉलेज से 1980 में पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट भी किया और 1985 में उनकी लाइफ बदलनी स्टार्ट हो गई। आरएसएस ने उन्हें अब बीजेपी को सौंप दिया था और 1987 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के तौर पर, बीजेपी के सीनियर लीडर उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। उधर अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी के बीच में भी नज़दीकियां बढ़ रही थी। पार्टी में काम करते वक्त वे बहुत ज़्यादा उत्सुक हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा सीख रहे थे अटल और लाल कृष्ण आडवाणी जी से। आज हम जब नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनते हैं तो हमें उसमें साफ दिखाई देता है अटल जी की झलक। कुल मिलाकर मोदी जहां गए उन्होंने अपनी छवि से लोगों को दीवाना बना दिया। अब 1990 में बीजेपी का नेशनल इलेक्शन कमेटी में नरेंद्र मोदी को इलेक्ट कर दिया जाता है। अपनी इस रोल के कारण लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो शानदार सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा थी उसमें वो सारथी का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, गुजरात स्टेट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के लिए जो शानदार रोड मैप तैयार हुआ था वो खुद नरेंद्र मोदी ने तैयार किया था। इलेक्शन की मेजॉरिटी के साथ जीत होती है और बीजेपी की सरकार बनती है। अपने इस कंट्रीब्यूशन के कारण पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उन्हें बना दिया जाता है। अपनी काबिलियत के बल पर बीजेपी में भी अब वो लगातार सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे। फिर उसी रात पीएम मोदी जो है अटल जी के ऑफिस पहुँचे। तब अटल जी ने कहा कि तुम पंजाबी खाना खाकर मोटे हो गए हो, तुम्हें दुबला पतला होना चाहिए, यहाँ से जाओ, दिल्ली खाली करो। तब मोदी ने कहा मैं कहाँ जाऊँ बिहारी जी? गुजरात। उन्होंने कहा गुजरात जाओ, गुजरात में तुम्हें वहाँ कुछ काम करना है। मोदी ने कहा क्या मैं प्रभारी बनने वाला हूँ? क्या मैं और भी राज्य का प्रभारी बनूँगा? बिहारी जी ने कहा नहीं, तुम्हें चुनाव लड़ना है। अब तक तुमने दूसरों की लड़ाई में मदद करी है, अब तुम्हें खुद के लिए लड़ना है। मोदी ने साफ मना कर दिया कि मैं अभी चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं 10 दिन गुजरात में रहूँगा और पार्टी को मजबूत करने में पार्टी की मदद करूँगा। मोदी ने कहा नहीं, तुम्हें गुजरात जाकर सीएम बनना है, सीएम की कुर्सी संभालनी है और गुजरात को नई दिशा देनी है। मोदी ने कहा ये मेरा काम नहीं है, मैं 6 साल से गुजरात से बाहर रहा हूँ, वैसे भी मुझे सीएम बनना पसंद नहीं है, मैं इस फील्ड के लायक नहीं हूँ। और वहाँ से आग्रह लेकर वो घर चले आए। उसी रात उनके पास लाल कृष्ण आडवाणी जी का फ़ोन आया। कहा कि देखो मैंने और अटल जी ने डिसाइड कर लिया है कि हम तुम्हें सीएम बनाना चाहते हैं। मोदी ने कहा मैं मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं हूँ। अब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बना दिया जाता है। उधर केशुभाई पटेल की तबीयत खराब होने के कारण ऐसा किया गया था। उसी समय अब गुजरात में नरेंद्र मोदी पर बीजेपी को पूरा भरोसा था और उधर गुजरात में एक घटना घट जाती है, गोधरा कांड, जिसने मोदी के पॉलिटिकल करियर पर सबसे बड़ा सवाल उठा दिया। उधर अपोजिशन पार्टी लगातार मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट पर तंज कस रही थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात में जो हुए दंगे थे, गोधरा कांड था, उससे बीजेपी और मोदी को बरी कर दिया जाता है, उनका कोई भी रोल इसमें नहीं था। वहीं सीएम पद पर नियुक्त होते ही सीएम मोदी ने गुजरात के इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट पर काम करना शुरू कर दिया था और उसे बूस्ट कर रहे थे। वहीं पूरे भारत की नज़र अब गुजरात की इकोनॉमिक ग्रोथ और उनके सामाजिक मापदंड पर थी।
2001 से 2010 तक गुजरात ने 10.9% ग्रोथ रेट के साथ सबसे हाई पिक पर रही, जो उस समय देश के सभी स्टेट से सबसे ज़्यादा। और इतना ही नहीं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए वर्ल्ड के दरवाजे भी गुजरात के लिए खोल दिए थे। इस टाइम गुजरात में करप्शन ना के बराबर हो गया था। अब गुजरात में बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही थी और गुजरात भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी फेमस हो गया था। अब नरेंद्र मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में भारत के सामने थे। साथ ही बीजेपी पार्टी एक नई दिशा और नई उड़ान की तरफ बढ़ चुकी थी। तो मिलते हैं नरेंद्र मोदी की नई कहानी के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में।